नमस्कार, ज्ञान विविध चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन है। इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जन्म है इनका सन 1864 ईस्वी। जन्म सन 1864 ईस्वी। मृत्यु है 1938 ईस्वी में इनकी क्या मृत्यु हुई। अब इनका थोड़ा सा जीवन परिचय में आपको बता देती हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुरा गांव में हुआ था। 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित रामसाय दुबे कान्य ब्राह्मण थे। पारिवारिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने के बाद स्कूली शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन वो रेलवे में नौकरी करने के थोड़े दिनों बाद में हिम्मत करके उन्होंने रेलवे नौकरी से इस्तीफा लेकर के वो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आगे आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। पत्थर व्यक्तित्व दोनों की प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए थे। 1903 और से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन भी मैंने किया था, द्विवेदी ने किया था। तो उन्होंने सुधार काल के में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनको सुधारवादी काल में द्विवेदी युग के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके प्रयासों से खड़ी बोली के काव्य की भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचना दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं पारस्परिक विवेक परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: काव्य मधुसा, सुमन, अबला विलाप, कान्य कविता कलाप आदि ये उनके काव्य हैं। अनुदित रचनाएं, ये तो हो गई उनकी मौलिक रचनाएं। अनुदित रचनाएं में आते हैं विनय विनोद, स्नेह मार, ऋतु तरंगिनी, ये हो गई उनकी अनुदित रचनाएं। अब है पाठ परिचय। पाठ के नाम से ही पता चलता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, अर्थात जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, जो लोग थे, उन्होंने उन पर कड़ा प्रहार किया है। कि उनका मानना था, लेखक का मानना था कि जो स्त्री शिक्षा के विरोधी है वो स्त्रियों का विकास नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा का विरोध किया है। वो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। उनका मानना था कि अगर स्त्री पढ़ लेगी तो समाज का विनाश होगा, परिवार टूटेगा, इसलिए वो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। लेकिन जो लेखक है वो स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा कई बार तो महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जो स्त्री शिक्षा के विरोधी है वो स्त्रियों का विकास नहीं चाहते, वो हमारे देश का विकास नहीं चाहते, क्योंकि जब स्त्री पढ़ी लिखी होगी तभी हमारे देश का विकास होगा, बच्चों का पालन पोषण वो सही ढंग से करेंगे। पढ़ी लिखी स्त्री होने के कारण ही देश का विकास हो सकता है। इसलिए लेखक ने उन लोगों पर कड़ा प्रहार किया तो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। उनका लेखक का ये भी मानना था कि अगर स्त्री शिक्षा में कुछ कमियां हैं या शिक्षा में कुछ कमियां हो है तो उस शिक्षा को बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि उस शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। लेकिन स्त्रियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक मानना है, इसलिए वो लेखक थे वो स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। अब आगे पाठ का परिचय बता देते हैं। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्क खंडन में कहा कि बड़े शोक की बात है, अर्थात बड़े शोक भी दुख की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान है, अर्थात जो हमारे समाज में विद्यमान है, जो स्त्रियों को बढ़ाना उनके गृह सुख का नाश का कारण समझते हैं। अर्थात जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी स्त्रियों को पढ़ना या पढ़ाना गृह सुख अर्थात जो गृहस्थी का सुख को के लिए नाश मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्त्रियां पढ़ लेगी तो घर का नाश हो जाएगा, अर्थात परिवार को टूट जाए, ऐसे वो लोग मानते हैं। और लोग भी ऐसे भी वैसे नहीं, मतलब वो साधारण लोग भी नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका विचार ऐसा है
कि हम अनपढ़ व्यक्ति को तो कह सकते हैं कि वो तो शिक्षा के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे कि वो चाहते तो है कि समाज का विकास हो, जो समाज में बुराइयां हैं वो भी दूर हो, लेकिन स्त्रियों के पक्ष में उनके विचार इस प्रकार से थे कि वो स्त्रियों का विकास नहीं चाहते थे। वो उनकी भावनाएं ऐसी थी कि स्त्रियों को पढ़ने से समाज का विनाश होगा, परिवार टूट जाएगा, ऐसे लोग उनका मानना। अब उनकी दलितें सुन लीजिए, अर्थात उनके क्या विचार है कि पुराने संस्कृत कवियों में, नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपटू की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, अर्थात स्त्रियों को पढ़ाने की प्रथा नहीं थी होती थी। तो इतिहास पुराणादि में उनकी पद्धति पढ़ाने की नियम पद्धति की जरूरत है। अगर प्राचीन समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो उनके कुछ ग्रंथ या कुछ ऐसी चीजें आवश्यक मिलती जो स्त्रियों की पढ़ी लिखी होने का सबूत होता, ये उनका मानना था। दूसरा है स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। दूसरा विचार उनका क्या था कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। शकुंतला इतना कम पढ़ा था, शकुंतला थी वो इतनी कम पढ़ी थी, गंवार की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। 30 पर भी फिर भी उसने इतनी कम शिक्षा में अनर्थ कर डाला था। तो उन्होंने राजा को अनर्थ कर डाला, भला बुरा कहा था। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे थे, ये इस पढ़ाई का दुष्परिणाम था। तो शकुंतला ने जो दुष्यंत को वाक्य कहे थे वो पढ़ाई का परिणाम था, अर्थात ये उनका जो शकुंतला के बारे में ऐसे सोचते वो लोग हैं, वो सोचते ऐसे, वो गलत है। क्योंकि शकुंतला ने दुष्यंत को जो वाक्य कहे थे वो पढ़ी लिखी होने के कारण नहीं कहे थे, बल्कि क्रोध में आकर के कहे थे। तो क्रोध में इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने गांधर्व विवाह करके वो फिर अपने विवाह से मुकर गए थे, या शकुंतला को क्या किया था वो भूल गए थे। इसलिए वो क्रोध में आकर के ये कड़वी जो सब दुष्यंत को कहे थे वो क्रोध के में आकर ही उन्होंने कहे थे। इसलिए उसमें पढ़े लिखने या शिक्षा का होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपटी भाषा थी, अतः नागरिकों की भाषा की बात कहीं दूर कहे तो अनपढ़ों की भाषा भी पढ़ना स्त्रियों के बर्बाद करने, अर्थात जो स्त्रियों को कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो उनको बर्बादी का कारण बनेगी, इसलिए वो भी ऐसा मानते हैं। आगे है नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अब लेकर क्या कहता है कि अगर नाटकों में स्त्रियां अपढ़ भाषा बोलती थी तो ये उनके अनपढ़ होने का प्रमाण है। जो प्राकृत जो उस समय में कौन सी भाषा चलती थी, प्राकृत भाषा चलती थी। अगर प्राकृत भाषा उस समय में लोग स्त्रियां बोलती तो वो अनपढ़ होने का उनका प्रमाण नहीं है, या सबूत प्रमाण का तो सबूत नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। केवल उन पढ़ी लिखी न होना के कारण यही कहा जा सकता है कि वो संस्कृत में नहीं बोल सकती थी, क्योंकि सर्वसाधारण के उस समय प्राकृत भाषा ही थी। संस्कृत में बोलना सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न गंवार पर होने का, अर्थात संस्कृत न बोलना वो अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। क्योंकि जो भाषा समाज में चलती है, अर्थात जो हमारी बोलचाल की भाषा वो बोलते तो उसको अनपढ़, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वही भाषा बोलते। जैसे मारवाड़ी, हमारे मारवाड़ी चलते तो मारवाड़ी बोलते, तो अब पढ़े लिखे मारवाड़ी बोलते तो उनको अनपढ़ नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो सर्वसाधारण की भाषा होती है। इसलिए उसको उन स्त्रियों को जो वो उस समय प्राकृत भाषा बोलती थी, इसलिए उनको अनपढ़ नहीं कहा जाता, अनपढ़ या गंवार नहीं कहा जा सकता था। अच्छा, तो उत्तर चरित्र में ऋषियों ने वेदांतवादी पत्नियों कौन सी भाषा बोलती थी उनकी प्रश्न कर रहा है। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृति थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने, इसका सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा ही कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। तो इसलिए उनको अनपढ़ नहीं कहा जा सकता था। प्राकृत भाषा होती तो बहुत जैनों के हजारों ग्रंथ थे, वो प्राकृतिक भाषा में कैसे लिखे जाते हैं। भगवान साके मुनि तथा उनके चेले भी प्राकृतिक भाषा में क्या देते थे? उपदेश देते थे। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में की जाने का एकमात्र ये है कि उस जमाने में प्राकृतिक सर्वसाधारण की भाषा थी। जो बौद्धों ने जो ग्रंथ रचा था वो प्राकृतिक ग्रंथ का क्या नाम था? त्रिपिटक ग्रंथ था, वो भी प्राकृतिक भाषा में रचा था। क्योंकि
सर्वसाधारण की भाषा प्राकृत थी। वो प्राकृत भाषा होने के कारण जो ग्रंथ है वो जनता या जो समाज के लोग हैं उनको आसानी से समझ में आए। जो जनसाधारण की भाषा होगी वो आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए उन्होंने भी वो त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में ही की थी। अतः प्राकृतिक बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का वर्जित नहीं कहा जाता, इसलिए उसे प्राकृतिक बोलना अनपढ़ होने का कारण नहीं माना जा सकता। जिन पंडितों ने गाथा सब सती सेतुबंध महाकाव्य और कुमार बाल चरित्र आदि ग्रंथों के प्राकृतिक भाषा में बनाए हैं, वे भी यदि अनपढ़ और गंवार होते तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादन भी उस जमाने अनपढ़ और गंवार भी कहा जाता। उस समय जो अखबार भी छपता था वो भी प्राकृतिक भाषा में छपते। वो जो पंडित थे वो भी क्या थे, वो प्राकृतिक भाषा में अपने प्रवचन या जो भी देते थे वो प्राकृतिक भाषा में देते थे। इसलिए अगर प्राकृतिक भाषा बोलना अनपढ़ होने का सबूत है तो उस समय सभी को अनपढ़ ही कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा हिंदी को बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृतिक है। सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृतिक बढ़कर भी उस जमाने में वे लोग उसी तरह सभ्य शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह से हिंदी, बांग्ला और मराठी आदि भाषाएं बढ़कर उस जमाने में हो सकते हैं। फिर भी प्राकृतिक बोलना अनपढ़ होने का सबूत नहीं, ये बात कैसे मानी जा सकती है? इसलिए प्राकृतिक बोलना अनपढ़ होने का सबूत नहीं माना जा सकता। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय भी सर्वसाधारण की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी न थी, बल्कि कौन सी थी? प्राकृतिक की थी। सुनने हुए लोग की क्या संस्कृत बोलने का या बोल सकते थे? इससे उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था, क्योंकि सुनने हुए लोग थे वही संस्कृत बोलते थे और संस्कृत में कुछ गिने चुने ग्रंथ लिखे गए थे। इसलिए प्राकृतिक बोलना जो पढ़े लिखे थे और जो संस्कृत बोलते थे कुछ लोगों ने ये नियम बना दिया था संस्कृत बोलने का, लेकिन संस्कृत बोलना न बोलना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय, क्योंकि उस समय स्त्रियों के लिए कोई महाविद्यालय भी नहीं था, न किसी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में मिला है। या आचार्य उल्लेख उस समय कर ही रहा है पर नष्ट भी हो गया होगा। पुराने जमाने में विमान उठते थे बताया गया, उसने उनकी बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र नहीं था। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपों तक जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ कौन थे? इसके माध्यम से ये लेखक कहना चाहते कि पहले पुराने के जमाने में भी जो थे विमान उड़ते थे, लेकिन उनके जो उड़ाने के जो नेम, जो जहाज बनाने के नियम थे वो किसी ग्रंथ में नहीं आए हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर स्त्रियों ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा तो उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि जो विमान उड़ते थे तो उनके भी कोई नेम नहीं है या उनका कोई सबूत नहीं है। तो स्त्रियों ने भी ग्रंथ लिखे होंगे लेकिन उनके ग्रंथों का कोई सबूत नहीं है, इसलिए स्त्रियों को अनपढ़ नहीं कहा जा सकता है। पुराना में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं को के बारे देखकर ही उनका अस्तित्व है तो हम बड़े से गर्व के साथ स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रकार पंडितों के नाम उल्लेख देकर कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो प्राचीन समय में जो स्त्रियां थी वो कैसी थी, स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। तर्क शास्त्र और इस न्यायशीलता की वेदों की भी प्राय सभी हिंदू ईश्वरीय का मानना है कि जो ईश्वरीय वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वास आदि स्त्रियों के बनाने और हम उनके गणना में शीला जो पढ़ी लिखी है स्त्रियां उनके नाम इस प्रकार से शीला, विजा आदि कौन थी? लेखक पसंद कर रहा है कि शीला और विजा कौन थी जो पढ़ी लिखी स्त्रियां की? ये स्त्रियां थी या नहीं? बड़े से बड़े पुरुषों कवियों से अदृत हुई, अर्थात उनको हरा दिया था। शाक्य मुनि पद्धति के उनकी कविता में नमूने भी है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना हुए वे अनपढ़ थी क्या? अगर वो अनपढ़ होती तो पद्य रचना कैसे करती थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, गाने, नाचने, फूल चूमने आदि का दूधने फिर माला तक की कला सीखने का भी अधिकार था, लिखने पढ़ने की आज्ञा थी, किंतु ऐसे
के ऐसे मुख निकलेंगे, मुख से ही निकलेंगे, कोई ये मानने कौन सकता है। स्त्री की आगे अत्रि की पत्नी धर्म व्याख्या देने में समेत घंटों तक पंडितों को हराकर, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हराकर, मंडल मिश्र की सहधर्मणि शंकराचार्य के सर्किट छुड़ाता, शंकराचार्य के भी उन्होंने हरा देते। इससे अधिक भयंकर बात और क्या सकते। तो इस समय में स्त्रियां थी जो बड़े बड़े पंडितों को भी शास्त्रों में क्या करती थी, वो हरा देती थी, और ये उनके नाम आएंगे। अब आगे लेकिन क्या कहता है कि मान लीजिए कि पुराने जमाने भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत भी न समझी गई। लेकिन बाद में क्या कहता है कि मान लो उस समय प्राचीन समय में स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं माना जाता, अर्थात उस समय पर स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब तो स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता है, उस जरूरत नहीं समझी होगी, पर अब तो इस पद्धति को बदलना चाहिए। इसमें सैकड़ों पुराने नियम आदेशों को प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं। अब चाहिए स्त्री शिक्षा विपक्षियों का क्षण भर के लिए ही नहीं, इस कल्पना को अपने मन में स्थान देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी, अथवा उन्हें शिक्षा ज्ञान भी न था। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों को हवाले मानते हैं, भागवत 10 स्कंद में उत्तराधिकार 53वां अध्याय में पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण को एक श्रीकृष्ण के लिए भेजा था, ये उसके वो पत्र था, वो प्राकृतिक भाषा में था, इसलिए उसको रुक्मणी को भी अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। आगे लेकिन देखने को मिल रहा है, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने के का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ करे। अर्थात अगर स्त्रियां पढ़ने से अनर्थ होता तो पुरुषों के पढ़ने से भी अनर्थ होता। लेकिन का यह मानना है कि यदि स्त्रियों को पढ़ने से अनर्थ होता है तो पुरुषों को पढ़ना भी अनर्थ है। विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए, यदि कम से कम अंकन करना चाहिए, उसे डालना, चोरिया करना, घूस लेना, ये क्या अनपढ़ होने का ही तो सबूत है। जो बड़े बड़े डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं या भ्रष्टाचार, समाज में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, अगर वो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो कौन है? तो वो भी एक तरह से अनपढ़ ही कहा जा सकता है। जो चोरी करते हैं वो भी एक तरह से अनपढ़ है। तो स्त्रियों को पढ़ने से कौन सा अनर्थ होता है, ये भी लेकर करना चाहता है। परिणाम तो ये है कि बोले तो फिर उसको स्कूल, कॉलेज और पाठशालाएं वो सब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को पढ़ने से अनर्थ होता है तो पुरुषों के पढ़ने से अनर्थ होता है, क्योंकि वो भी गलत काम करते हैं। तो इसलिए स्कूल, कॉलेज है वो सब क्या है उनको बंद कर देना चाहिए। परंतु विकसित भारतीयों में से ऐसी दलित को पेश करने वाले बहुत से कम, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे जो इस प्रकार की बात सोचते हैं स्त्रियों के बारे में। शकुंतला के दूसरे कटु वाक्य, ये तो पहले मैंने करवा दिया था कि शकुंतला ने जो कटु वाक्य कहे थे तो उसके पढ़ने का नतीजा नहीं था, बल्कि क्रोध में आकर ही गए थे। लेकिन ये भी मानते हैं कि ये जो और सीता जो राम जी थे उन्होंने भी अपनी पत्नी पर घोर अन्याय किया था, वो तो लोगों के कहने पे किया था। अर्थात सीता ने फिर उनको जो गलत शब्द कहे, जो शब्द कहे थे, वो भी क्रोध में आकर राम को जो शब्द कहे थे वो क्रोध में आकर ही कहे थे। तो उसके पढ़ने लिखने का के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो लेकिन का यही मानना है कि स्त्रियों को पढ़ने से समाज का अनर्थ नहीं होता, बल्कि स्त्रियों को पढ़ने से, पढ़ाने से स्त्रियों समाज का विकास ही होता है। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं है जिससे अनर्थ हो जाता है। अनर्थ तो या उससे हरगिज भी नहीं आता था, हरगिज अनर्थ नहीं हो सकता, पढ़ने से अनर्थ नहीं हो सकता है। अनर्थ तो पुरुषों से भी हो सकता है। वापिस कह रहा है कि अनर्थ है स्त्रियों से, पढ़ने से स्त्रियों से अनर्थ नहीं हो सकता। तो अनर्थ तो अगर पढ़ने से अनर्थ होता है तो पुरुषों के पढ़ने से भी अनर्थ होता है, पुरुषों से भी हो सकता है। अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों से ही हो सकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी अनर्थ हो सकता है, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी अनर्थ हो जाता है। तो इसमें पढ़ाई वाली अनपढ़ वाली कौन सी बात हो जाती है। दूसरा चरण और पापाचरण के कारण भी, और जो पाप है उसके आचरण के कारण और जो बुरे कार्य, दूसरा चरण है तो बुरा आचरण है उसके कारण भी अनर्थ हो जाता है। तो पढ़ने लिखने में कोई पढ़ाई, पढ़ने में कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। इसलिए विशेषकर
चाल चलन से भी देखकर भी आप जान सकते हैं कि उसका आचरण किस प्रकार का है। इसलिए पढ़ने में के बारे में उन्होंने बताया। आगे देखो, जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों न पढ़ती थी, अर्थात पुराने जमाने स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की न्यूनता तथा उस पर रोक भी थी, वे या तो इसलिए अभिज्ञता नहीं रखती था, तो शिक्षा के बारे में जानकारी भी नहीं रखती थी, तो या जानबूझकर लोगों की धोखा भी देता है। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंगे, अर्थात जो स्त्रियों को पढ़ाने के विरोधी है, जो स्त्रियों को पढ़ने से रोकते हैं, वो समाज के लिए दंडनीय भी है। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर करने से उपदेश देना समाज का अर्थात समाज का विकास नहीं हो सकता, बल्कि समाज का अच्छी तरह से विकास होने के लिए, समाज का विकास होने के लिए स्त्रियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर वो स्त्री को नहीं पढ़ाते तो वो एक तरह से स्त्रियों के ऊपर अन्याय ही करते हैं। समाज की उन्नति में बाधा डालने का कार्य भी वो लोग करते, तो स्त्रियों को नहीं पढ़ाते। फिर आगे कहते हैं, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, व्यापक नहीं, बहुत शिक्षा का शब्द है वो बहुत ही बड़ा है, गहराई में है, तो उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश भी कर सकते हैं। पढ़ना लिखना उसी के अंतर्गत आता है, जो पढ़ना लिखना वो उसके अंतर्गत ही आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, तो लेकिन ये भी कहता है कि वर्तमान समय में अगर हमारे देश की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है तो क्या करना चाहिए। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ है, मतलब ये किसी लोगों का ये मानना है कि आज की जो शिक्षा वो सही नहीं है, अगर शिक्षा में कुछ दोष भी है तो उसको अनर्थकारी नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा अगर अनर्थकारी कुछ दोष है तो शिक्षा में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझते हैं तो उस प्रणाली में संशोधन अर्थात उसमें सुधार करना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को न दोष देना चाहिए, बल्कि उसको पढ़ने लिखने का दोष नहीं मानना चाहिए। लड़के को ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी बात है, अर्थात लड़कों को शिक्षा की प्रणाली में कौन सी अच्छी बड़ी बात है। जो शिक्षा लड़कों को दी जाती है वो शिक्षा है लड़कियों को भी देनी चाहिए। प्रणाली बुरी होने के कारण ये किसी ने ये भी कह दिया है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए। अगर आप किसी में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली को संशोधन कीजिए, अर्थात स्कूल पर जो शिक्षा में कुछ दोष है तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, न कि स्त्रियों को पढ़ने से रोकना चाहिए। और क्योंकि स्त्रियों को नहीं पढ़ाने से समाज का अनर्थ ही होता है। और कहा भी गया कि देश से घर में हो या स्कूल में इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जो भी हो जो कीजिए परमेश्वर के लिए। ये कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष था, स्वयं स्त्री को पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं है, और ये शिक्षा वो अनर्थकारी नहीं हो सकती है। ये भी लेखक कहता है अगर शिक्षा में दोष है तो उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां पढ़ी लिखी होगी तभी देश का विकास हो सकती है, अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती है, वो समाज के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि स्त्रियों से समाज का विकास होता है। केवल पुरुषों से विकास नहीं हो सकते। पुराने लेखक का मानना है कि अगर हो सकता है कि पुराने जमाने में स्त्रियों का पढ़ी लिखी स्त्रियां नहीं थे, क्योंकि उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे, और जो लड़के थे वो भी थे, वो स्कूल में जाते थे, इसलिए घर वाले थे वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। लेकिन उस समय इतनी शिक्षा की स्कूल की आवश्यकता पढ़ना आवश्यक भी नहीं था। लेकिन आज का जो बदलाव आ गया, आज के जो समय है, आज के समय में लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तभी वो अपना भला बुरा सोच सकती है, पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर अपना कार्य कर सकती है। इसलिए स्त्रियां पढ़ी लिखी होगी तभी देश का विकास हो सकता है। अगर देश का और समाज का विकास चाहिए तो स्त्रियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। देखिए अपना मत प्रकट करना चाहता है, और जो स्त्रियों के विरोधी है उस पर कड़ा प्रहार, जो पुरुष स्त्रियों के विरोधी थे उन पर लेखक ने कड़ा प्रहार किया। आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार। उस जमाने में शिक्षितों का समझ समुदाय संस्कृत में ही बोलता था।